हेलो डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शेड्यूल्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो 12 शेड्यूल्स हैं इससे किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं और किस पैटर्न में बन रहे हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं सारे शेड्यूल्स का। देखिए, पहली बात तो शेड्यूल्स होते क्यों हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सब्सटैंशियल पार्ट है ना, जिसके अंदर जो कॉन्क्रीट बातें हमारे दी गई हैं वो मेन टेक्स्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन आर्टिकल्स उसके अंदर होते हैं। और उससे रिलेटेड जो भी कोई नए डेवलपमेंट होते हैं उस आर्टिकल से रिलेटेड जो नए डेवलपमेंट होते हैं जो कि बहुत वाइडर इन कंटेक्स्ट हैं, जो कि जो उसकी इंफॉर्मेशंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा ऐड होने वाली हैं और बहुत बार बार वो इंफॉर्मेशन ऐड हो सकती हैं, इसीलिए शेड्यूल्स उसके अंदर अटैच किए गए हैं डियर फ्रेंड्स, ताकि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन इस सब्सटेंशियल टेक्स्ट के अंदर ना जोड़ा जाए, इसलिए शेड्यूल्स होते हैं। तो इसको आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। अब शेड्यूल फर्स्ट में क्या होता है ये जल्दी से हम देख लेते हैं सारे शेड्यूल्स, ताकि आपके दिमाग में रहें। तो जो भी लिस्ट है हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की और जो टेरिटरी को कवर कर रहे हैं, उन सभी के नाम फर्स्ट शेड्यूल में दिए जाते हैं। और सेकंड शेड्यूल में प्रोविजंस हैं, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एंड कैग। ये जो सभी हैं इनसे रिलेटेड जो इनकी पे वगैरह है, पे स्केल्स है, जो प्रिविलेजेस दे एंजॉय, ये सभी इसमें सेकंड शेड्यूल के अंदर मेंशन है। थर्ड सेकंड शेड्यूल्स के अंदर दिया गया है फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशंस। सो जो भी हमारे डिग्निटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल एमपी हैं, एमएलए हैं, या फिर ये कैंडिडेट जो हैं जो ये इलेक्शंस कंटेस्ट करने वाले हैं, जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, वो जो भी ओथ और अफर्मेशन लेते हैं उसको इसमें क्लियरली मेंशन दिया गया है, पर्टिकुलर परफॉर्मा दिया गया है इनका। उसके बाद फोर्थ शेड्यूल, इसमें जो भी स्टेट्स हैं हमारे और यूटीज़ हैं उनको कितनी सीटें अलॉट की गई हैं राज्यसभा में, वो शेड्यूल 4 के अंदर मेंशन की गई हैं। फिफ्थ शेड्यूल से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, आप ये ध्यान में रखना, बार बार पूछ रहे हैं। प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, जो शेड्यूल्ड एरिया है जो आइडेंटिफाई प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, सारी डिटेल फिफ्थ शेड्यूल के अंदर दी गई है। ये बहुत ही एग्जॉस्टिव शेड्यूल है, इसीलिए सारा इसको मेंशन नहीं किया गया है मेन टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसको अलग से शेड्यूल के अंदर डाला गया है, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट इसमें होते रहते हैं, वो चेंजेस और एडिशन और सब्सट्रैक्शन वो होती रहते हैं, इसीलिए इसको शेड्यूल में रखा गया है। उसके बाद में जो ट्राइबल एरियाज हैं, 4 स्टेट हैं, इसको ATM, मिजोरम, ऐसे मैंने याद किया हुआ है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इसमें जो ट्राइबल एरिया हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए 6 शेड्यूल्स लाया गया है। तो उसमें पूरे प्रोविजन दिए गए हैं इनसे रिलेटेड। फिर 7 शेड्यूल्स में लिस्ट दी गई हैं, हमारी यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। इसमें जो भी लेजिस्लेटिव डोमेन पे एक्सरसाइज कर सकते हैं ये स्टेट और सेंटर, उसको क्लियरली डिफाइन किया गया है हमारे। ये फेडरलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है लिस्ट सिस्टम। उसके बाद 8th शेड्यूल में हमारी 22 लैंग्वेजेस मेंशन की हुई हैं डियर फ्रेंड्स। उसके बाद 9th शेड्यूल्स में उन सभी एक्ट्स को डाला गया है जो एग्रेरियन रिफॉर्म से रिलेटेड हैं और जिनको जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखने के लिए इसके अंदर 9th शेड्यूल के अंदर रखा गया था। और 9th शेड्यूल हमारी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से लेके आए हैं 1951 के अंदर, ठीक है। लेकिन एज पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, अगर कोई भी लॉ इसको वायलेट करता है तो इट फॉल्स अंडर द जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। ये IR कोहेलो में जजमेंट में ही बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये बात आपको याद रखनी है। 10th शेड्यूल आया 52 अमेंडमेंट 1985 में, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जो पहला हमने डिस्कस किया था अमेंडमेंट्स का चैप्टर, उसमें मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ये तो याद रखना। 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल ये 73rd और 74th अमेंडमेंट से आए हैं।
और इनमें जो भी डोमेन इनको दिया गया है अपनी पावर्स एक्सरसाइज करने के लिए वो 11th और 12th शेड्यूल में मेंशन है। तो इनको आप ध्यान में रखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वगैरह के अंदर, और ये इसमें देखिए 3 शेड्यूल्स मेंशन किए हुए हैं, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल और 7th शेड्यूल। इन सभी के अंदर एजुकेशन का एलिमेंट मिलता है डियर फ्रेंड्स। सो इसमें PRIs भी में भी है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, तो इसका आंसर है डी। शायद डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाले PIQs के अंदर मैंने इसका आंसर सी बता दिया था, लेकिन मैंने डिटेल में पढ़ा 6th शेड्यूल को, तो उसमें मेरे को एजुकेशन बहुत बार उसके अंदर मिला। 5th शेड्यूल को मैंने डिटेल से पढ़ा लेकिन उसमें नहीं था, उसमें गुड गवर्नेंस से रिलेटेड दिया हुआ है, तो मे बी इट फॉल्स अंडर द गुड गवर्नेंस एज वेल। तो इसीलिए 4 इन्वॉल्व है, तो इसके अंदर और कोई सा ऐसा ऑप्शन नहीं था जिसके अंदर 1, 2, 4, 5 हो, तो मैंने इसको भी 3rd को भी इसमें इन्वॉल्व किया है, इसलिए तो आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, 2014 में क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन किस में आया? 52nd अमेंडमेंट 1985। ठीक है, अगर कोई भी दल बदलू वाले जो लोग हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा इसके द्वारा, 10th शेड्यूल के द्वारा। ठीक है, आंसर इसका 10th शेड्यूल। अब क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है? 7th शेड्यूल, भाई 2nd शेड्यूल किससे रिलेटेड है, 5th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? 5th शेड्यूल तो हमेशा आ रहा है, इसको याद रखना। ठीक है, आगे देखना इसको, ये 5th और 6th शेड्यूल को अलग क्वेश्चन में ले आए, इसको बोलते हैं रिपीटिशन। 14 में यहाँ पे पूछा ऑप्शन से उसको अगली बार मेन क्वेश्चन ही बना दिया उसका। ठीक है, ये ध्यान में रखो, इस बात को समझना है। पिछली बार क्या था? ऑप्शन में था, अगली बार इसी को स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन में पूछ लिया। तो इसीलिए मैं कहता हूं ऑप्शंस को भी एनालाइज किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो इसका आंसर था 10th शेड्यूल। नेक्स्ट, द प्रोविजंस ऑफ 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग, तो इसका आंसर है ए। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए, ये तो हमने बता दिया आपको पैटर्न कैसे हुआ इसका। पहले भी इसको ऑप्शन से पूछा, उसके बाद स्टेटमेंट बना के पूछ लिया, और आगे फिर इसको पूछा जाएगा। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ये देखिए आगे 18 में क्वेश्चन पूछा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो एग्रीगेरियन रिफॉर्म से रिलेटेड जो भी लॉ हैं वो 9th शेड्यूल में स्टार्ट किए गए आफ्टर फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। ये बात याद रखना। ठीक है, लेकिन द सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, द वैलिडिटी ऑफ ए लॉ प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामाइंड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। ये ऑब्जेक्टिव तो था इसका, और इसको फॉलो भी किया टिल 24 अप्रैल 1973। लेकिन इस दिन केशवानंदा भारती केस जजमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इवॉल्व हुई, और उसका एसेंस ये है कि कोई भी प्रोविजन, कोई भी लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है तो उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इस बात को याद रखना है आपको। इसीलिए भले ही आप उसके अंदर यू पुट एनी लॉज इनटू द 9th शेड्यूल, बट इफ इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर इट विल बी स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसके अंदर ओनली 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, अंडर विच ऑफ द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टी फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड? 3rd शेड्यूल हमने डिस्कस किया था। ठीक है, 3rd शेड्यूल तो इसके अंदर है नहीं। 5th शेड्यूल इज द आंसर। 9th शेड्यूल, ये देखिए पहले क्वेश्चन पूछा और अगली बार इसको ऑप्शन दे दिया। अगर आपने ऑप्शंस पहले से पढ़ लिया होता, अगर इस क्वेश्चन एग्जाम में जाने से पहले, तो आपको पता था यार ये तो है ही नहीं। ठीक है, 12th शेड्यूल PRI से रिलेटेड है। दिस इज हाउ यू सपोज टू फाइंड आउट।
तो 12 में ऑप्शंस में दिया गया, 15 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया इससे, 2019 में स्पेसिफिक प्रोविजन पूछ लिया इसका, उसके बाद आगे दिखाऊंगा 22 में इसको रिपीट किया गया है, सिर्फ इसकी स्टेटमेंट को चेंज करके। ठीक है, ऐसे ही सारे जो भी ऑप्शंस के अंदर आपसे पूछ लिए उसकी भी बेसिक नॉलेज आप ले लो, उस टॉपिक को एक्सप्लोर कर लो, आपको क्या पता आगे उसी से क्वेश्चन फ्रेम कर लिया जाए। यही है प्रीलिम्स का सारा खेल। इस बात को समझो, 50% एक्यूरेसी लेके आनी है आपको कि 100% तो मैं ठीक करके आऊंगा ये, और बाकी का खेल आपकी कॉमन सेंस के ऊपर डेवलप करता है। इतनी तो आपको लिवरेज दे रहा है यूपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में ही देखिए, 2019 में ही क्वेश्चन पूछ लिया गया इससे रिलेटेड, 9th शेड्यूल से रिलेटेड। द 9th शेड्यूल was introduced in the Constitution of India during the Prime Ministership of, तो 1951 में ही ये लेके आए थे। तो हमारे पहले जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं की प्राइम मिनिस्टरशिप में ही तो ये हुआ। ठीक है, तो आंसर है ए ओनली, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब इसको 2023 में भी पूछा है एग्जैक्टली। ठीक है, ये 2023 है। सो अभी इसका कैसे फ्रेम किया है इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। यही आपको समझना है कि कैसे वो लोग स्टेटमेंट को रिफ्रेम कर देते हैं। ये यहाँ पे है, विल एक्सप्लोर दिस क्वेश्चन। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव्ड टू बी इनेक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो पहले भी मैंने डिस्कस किया था, जो कामेश्वर प्रसाद का जो जजमेंट था उसमें क्या किया, दे क्वेश्चन द आर्टिकल 31। ठीक है, लेकिन कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया कि आप इस राइट को वायलेट नहीं कर सकते आप लोग। इस चीज को ओवरकम करने के लिए फर्स्ट अमेंडमेंट में हम लेके आए आर्टिकल 31A, 31B एंड 9th शेड्यूल। ठीक है, 1951 में ये हुआ। ओके डियर फ्रेंड्स, तो 9th शेड्यूल भी इसी से आया। ये देखिए नेहरू जी के टाइम पे आए 1951 में, और यहां पे इसको 2023 में रीफ्रेम कर दिया इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 9th शेड्यूल के ऊपर ही। अब भी फर्स्ट अमेंडमेंट में 9th शेड्यूल लेके आए ना हम लोग फर्स्ट अमेंडमेंट में। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू सपोज टू एक्सप्लोर दिस थिंग। और अगर ऐसा कोई और जो भी इन अमेंडमेंट से जो भी डेवलपमेंट हुआ उसको आप देख लेना। दिस इज हाउ वी इंटरप्रेट द क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन। देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ पे पहले क्वेश्चन आया था, इसको दोबारा फिर पूछ लिया। पहले बिल्कुल सिंपल था, आप उसको थोड़ा सा, कई बार तो आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, जब सिंपल पूछ लिया हो तो थोड़ा सा डीप में पढ़ लेना, आगे उससे थोड़ा सा डीप में पूछ सकता है क्वेश्चन। सिंपल सीधी सीधी बात है। ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया पहली बात, उसके ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया, दूसरा उस क्वेश्चन के थोड़ा सा डेप्थ में चले गए। ठीक है, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसकी ले ली, यही याद रखना है बस। द लॉ स्पेसिफाई दैट ए नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। सो भाई दे कैन ज्वाइन विद इन 6 months, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 months दे कैन नॉट ज्वाइन। तो ये तो है गलत। The law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide a defection case. ये सही है, तो आंसर 2 only is right. अब नेक्स्ट 2020 में क्या क्वेश्चन पूछा देख लेते हैं। If a particular area is brought under the 5th schedule, 5th schedule पे देखो कितने क्वेश्चन पूछ लिए हैं, बहुत बार रिपीट हो रहा है 5th शेड्यूल। कभी ऑप्शन में आ गया, ठीक है, कभी स्टेटमेंट में आ गया, कभी इसमें थोड़ा सा डिटेल से पूछ लिया 5th और 6th शेड्यूल। तो ये ध्यान में रखना, ये चीज़ें आपको पता चलने कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वही तो फोकस करना है, वही तो सारा खेल है। अब लक्ष्मीकांत को उठा रहे हैं, पूरा पेज टू पेज पढ़ रहे हैं, तो उसका क्या लॉजिक है उस चीज़ का। उन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कीजिए ना जिनसे क्वेश्चंस बहुत बार बार आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो सारे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और बाकी चीज़ मत पढ़िए, उनको भी पढ़िए, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जैसे पार्लियामेंट हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गया, और पंचायती राज हो गया,
सुप्रीम कोर्ट हो गया, जुडिशरी हो गया, इनसे क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं। तो इन पे तो आपकी कमांड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मान लो 10 क्वेश्चन पूछ रही है तो 7 क्वेश्चन तो इन्हीं से आने वाले हैं, तो इससे फोकस करो मेरे भाई। और बाकी लक्ष्मीकांत के अंदर ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, पूरा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको इतनी मोटी किताब को रट्टा मारोगे ना तब तक और कुछ भूल जाओगे। तो इनको तो पूरा फोकस करना है, और ये बार बार न्यूज़पेपर में आते भी रहते हैं, तो इस पर पूरा फोकस रखना है आपको। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। If a particular area is brought under the 5th schedule of the Constitution of India, which one of the following statements best reflects the consequences of it? तो भाई इसका क्या बेनिफिट होगा? This would prevent the transfer of land of tribal people to non-tribal people. ये तो बिल्कुल सही है। अब ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, अगर इनसे कोई आपके दिमाग में कोई डायमेंशन निकल के आती है ना, क्वेश्चन बन सकता है, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी कौन कौन से एक्ट से क्रिएट हो सकती है। अब एक पैसा एक्ट भी है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, ये क्वेश्चन बन सकता है यहां से। दिस वुड कन्वर्ट द एरिया इनटू यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन से हो, इनको बनाने का क्या क्राइटेरिया है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 3 डायमेंशन यहाँ से बन के आ सकती हैं। इसको 15-20 मिनट लगेंगी, इसको अगर आप पढ़ लो इन चीज़ों को, तो आपका PYQ करने का जो भी मोड है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसलिए बार बार कहता हूँ, सारी डायमेंशंस को कवर करने की कोशिश कीजिए, तभी PYQs आपको बेनिफिट कर पाएंगे। वरना आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, बने रहिए, हम आगे इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।